हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नीलकमल सिंह। लास्ट 12 ईयर्स में मैंने कोटा में हजारों डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को मेंटर किया है, जिसमें टॉप 100 रैंक्स विद AIR 1 भी शामिल है। आपके स्कूल के फाइनल एग्जाम्स में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद रिलेटेड कॉन्सेप्ट एंड डेरिवेशंस आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ये हमको मोटिवेशन देता है। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारी वेबसाइट neetiacademy.in पर जाकर आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें हमने नीट जेईई बोर्ड्स की टफ फिजिक्स को इजी बनाने वाले कोर्सेज नेक्स्ट सेशन के लिए लॉन्च कर दिए हैं। हमारे एप्लीकेशन में आपको स्टडी मटेरियल, क्लासेस, क्विज टेस्ट सब कुछ फ्री मिलने वाला है, तो फटाफट ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में जो अगला चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 6, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। इस चैप्टर में सेंटर ऑफ मास आएगा। सेंटर ऑफ मास के बाद इस चैप्टर में रोटेशन के सारे क्वेश्चंस आएंगे। बोर्ड के लिहाज से चैप्टर इजी है, तो आइए हम इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं NCERT पर बेस्ड वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। सबसे पहला हमारी स्क्रीन पर जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 पार्टिकल्स एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो सबसे पहले हमें एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लेना चाहिए। तो हमने यहां पर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लिया। ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। इक्विलैटरल ट्रायंगल में बोल रहा है कि इसके वर्टिसेस पे हमने कुछ मास रख दिए हैं। तो इसकी वर्टिसेस पे जो हमने मास रख दिए हैं वो एक है 100 ग्राम, एक है मेरे पास 150 ग्राम और एक है 200 ग्राम रेस्पेक्टिवली। इसकी जो साइड दे रखी है क्वेश्चन में वो दे रखी है ईस्ट साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 0.5 मीटर लॉन्ग, मतलब L इज 0.5 मीटर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेना चाहिए। तो मैं यहां पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके लिए बना देता हूं। तो यहां पर ये हो गई अपने लिए y एक्सिस, और इस बात की कोई भी टेंशन नहीं लेनी कि कोऑर्डिनेट एक्सिस में हमें या ये 100 को अगर यहां रख देंगे तो क्या होगा, 200 को वहां रख देंगे तो क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि क्वेश्चन में उसने कोई भी फिगर बनाकर नहीं दिया है, तो फिगर हमें ही बनाना है। अब इस पूरे सिस्टम को अगर आप देखोगे तो इसका नाम अगर मैं M1 रख दूं, इसका नाम M2 रख दूं और इसका नाम M3 रख दूं, तो आपके पेट में कोई भी दर्द नहीं होगा। अब मेरा अगला टास्क होना चाहिए कि इन M1, M2, M3 के कोऑर्डिनेट्स लिख देना, क्योंकि हमने जो पढ़ रखा है वो अगर आप XCM देखेंगे तो XCM हो जाएगा M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3 डिवाइडेड बाई टोटल मास, दैट इज M1 प्लस M2 प्लस M3। सिमिलरली YCM भी निकाल लेंगे। YCM में क्या होगा, यहाँ x1 x2 x3 की जगह y1 y2 y3 आ जाएगा, यहाँ XCM की जगह YCM आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर ये दोनों ही चीजें सॉल्व हो जाएंगी। ओके, आई होप ये वाली बात आपके समझ में आ रही होगी। चलिए, अब यहां पर हमने M1 की बात करें तो M1 पे पहले मुझे इसके कोऑर्डिनेट लिख लेने चाहिए। तो ये तो और इजी नहीं है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0,0। इसके कोऑर्डिनेट बात करेंगे तो इस पूरे ट्रायंगल में अगर देखेंगे तो साइड तो L है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो हो जाएंगे L,0। अब बात करते हैं इस ऊपर वाला जो मास M2 है, M2 के कोऑर्डिनेट लिखना। M2 के कोऑर्डिनेट लिखने के लिए यहाँ से हम अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में मिड पॉइंट पर आता है। इसका मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस विल बी L/2। तो इस M2 का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो L/2 होगा। अब बात करते हैं y कोऑर्डिनेट की। तो आपको अगर पता है कि ये टोटल एंगल 60 होगा तो ये हाफ एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। इस पर्टिकुलर ये जो ट्रायंगल हाफ ट्रायंगल दिख रहा है, इस हाफ ट्रायंगल में ये लेंथ L है, तो ये वाली जो लेंथ होगी ये लेंथ हो जाएगी L cos 30। वापस से देखेंगे, अगर इस छोटे से ट्रायंगल में हम cos थीटा लगा दें तो cos थीटा क्या होगा, ये एंगल है तो cos थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस की तो बेस की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी हाइपोटेनियस इंटू cos थीटा। मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, ये मैं क्लास में बच्चों को ऑलरेडी समझा देता हूँ। जिस एंगल से जिधर से थीटा दिया है वो वाला कंपोनेंट cos होगा और उसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट साइन होगा। मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, आपको अगर समस्या है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको अलग से भी बता सकता हूँ। खैर, तो ये हो गया मेरे पास। यहाँ पर ये L है तो ये वाला कंपोनेंट L cos थीटा, L cos थीटा मतलब L cos 30। L cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो जाएगा L/√3/2। अब मुझे M1, M2, M3 तीनों के x और y कोऑर्डिनेट पता चल चुके हैं। अब हमको यहाँ पर ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ रखे हैं, यहाँ पर हम XCM निकाल लेंगे और YCM निकाल लेंगे। M1 की बात करी जाए तो हो जाएगा 150, x1 की वैल्यू 0 है। M2 की बात करी जाए तो 100,
x1 की वैल्यू L/2 है, L की वैल्यू लास्ट में 0.5 डाल देंगे, प्लस m3 की वैल्यू कितनी है 200 और x3 की वैल्यू है यहाँ पर L। तो सारे m1 x1 x2 x3 m1 m2 m3 की वैल्यू डाल दी, फिर इन सबको ऐड कर देंगे तो ये 300 ये 450, तो नीचे आ जाएगा 450। इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं और यहाँ पर L की वैल्यू डाल सकते हैं। कैलकुलेशन करना आपकी जिम्मेदारी है। देन यहाँ पर हम जो अगली चीज करेंगे वो अगली चीज है YCM की कैलकुलेशन। YCM की कैलकुलेशन क्या कहती है कि YCM में, यहां से इसकी आवाज ज्यादा तेज आ रही है, हेलो, YCM में मुझे यहाँ पर m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 वैल्यू डाल देनी चाहिए। दैट इज m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 डिवाइडेड बाई टोटल मास, दैट इज m1 प्लस m2 प्लस m3। सिमिलरली यहाँ पर हम देखेंगे तो मेरे पास m1 की वैल्यू अगेन 150 है, y1 की वैल्यू 0 है, प्लस m2, तो m2 ये है, इसका y2 देखेंगे तो ये हो जाएगा m2 इज़ 100 एंड y2 की वैल्यू देखेंगे तो आ जाएगा L√3/2 प्लस m3 दैट इज 200 एंड टू m3y3 की वैल्यू 0 है, डिवाइडेड बाई टोटल मास जो कि इसका 450 ग्राम है। मैंने ऊपर भी ग्राम में लिया है मास, नीचे भी ग्राम में लिया है, तो उस यूनिट का कोई रोल बचता नहीं है, ऊपर ग्राम और नीचे ग्राम तो वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। आई होप ये वाली बात आपके समझ में आ रही होगी। ठीक है जी, अगेन कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। मैं कैलकुलेशन में नहीं पढ़ रहा हूं, कैलकुलेशन आपकी जिम्मेदारी है, L की जगह 0.5 लास्ट में डाल देना है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म एल शेप्ड लेमिना। ये एल शेप्ड लेमिना आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से, और थिन फ्लैट प्लेट, लेमिना मतलब ऑब्वियसली शीट को लेमिना कहते हैं, विद डायमेंशंस एज शोन द मास ऑफ द लेमिना इज 3 kg। अगर यहाँ इसके 3 आइडेंटिकल हिस्से हैं, इसका मतलब हर एक हिस्सा इसका 1 kg का है। अगर हर हिस्सा इसका 1 kg का है तो अगर मैं इसका मास बोल दूं m है, इसका मास भी m है और इसका मास भी m है, तो बच्चे समझ गए कि दिस 3m इज इक्वल टू 3 kg, तो m की वैल्यू आ जाएगी 1 kg के बराबर। तो हर एक लेमिना 1 kg का हो गया। अब इस एल शेप का कोई भी फॉर्मूला हमने पढ़ नहीं रखा है, तो यहां पर इसको करने के लिए ये 3 मैंने आइडेंटिकल स्क्वायर में इसको तोड़ लिया है। 3 आइडेंटिकल जो स्क्वायर हैं उनका जो सेंटर है वो सेंटर यहां पर इन ईच स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास की तरह एक्ट करेगा। मतलब इस पर्टिकुलर लेमिना का सेंटर ऑफ मास यह है, इस पर्टिकुलर लेमिना का सेंटर ऑफ मास इसके मिड पॉइंट पे है और इस वाले का सेंटर ऑफ मास इसके मिड पॉइंट पे है। कोऑर्डिनेट्स की बात करी जाए तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, अब उसके लिए थोड़ा दिमाग दौड़ाना है, दिमाग तो आपको ही दौड़ाना है। देखो यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, आसान होता है, आसानी से सॉल्व हो जाता है। देखो तोड़ा ताड़ी मचा दी अपन ने, सारे को स्क्वायर को बीच में अपन ने लाइनें खींच ली। जैसे मैंने यहाँ पर लाइनें खींची उसके बाद क्या हुआ कि टोटल है 1, तो 1 का हाफ होता है 0.5, राइट। तो ये भी हो जाएगा 0.5 क्योंकि ये भी 1 है, 1 का हाफ 0.5। सिमिलरली ये 1 है, ये अगेन 0.5 है, तो ये हो जाएगा आपका 1.5। वाई कोऑर्डिनेट 0,1.5 एंड इट इज 0,5। ये वाले कोऑर्डिनेट्स भी मैंने लिख दिए। सिमिलरली यहाँ पर हम बात करेंगे तो ये भी हो जाएगा 1.5,0 और ये हो जाएगा 0.5,0। इस तरीके से मैंने इनको, और सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स निकालना मेरे लिए आसान हो गए। अगर मैं बोलूं कि भाई इस लेमिना का आप सेंटर ऑफ इसका मास, अगर मैं इसका सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट लिखें तो क्या लिखेंगे, तो x में डिस्टेंस कितनी है 0.5, y में डिस्टेंस कितनी है, तो y में डिस्टेंस है इसकी 1.5, तो ये हो जाएगा इसके कोऑर्डिनेट हो गए सेंटर ऑफ मास के 0.5 एंड 1.5। सिमिलरली यहाँ पर इसके x कोऑर्डिनेट 0.5 और y कोऑर्डिनेट भी 0.5, तो इट इज 0.5, 0.5। इसके भी दोनों कोऑर्डिनेट आ गए, तो 2 के तो अपन ने कोऑर्डिनेट लिख दिए। अब तीसरे वाले के देखेंगे तो इसका x कोऑर्डिनेट है अपने पास 1.5 और y कोऑर्डिनेट है 0.5, बेसिक मैथ्स है। अब आपको तीनों जो भी स्क्वायर थे, हर स्क्वायर के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स पता है। मैं यहाँ पर अब मैं फॉर्मूला इस्तेमाल कर लूंगा, अगेन XCM वही पुराना फॉर्मूला, m1 x1 प्लस m2 x2
प्लस m3x3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। मैं आपके लिए पूरा सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि इजी है कैलकुलेशन, इसलिए मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे इसका मास हो जाएगा 1, इसका x कोऑर्डिनेट है 0.5, इसका काम खत्म, इस पे आ जाएंगे, इसका मास भी 1 है और इसका x कोऑर्डिनेट है 1.5। यहाँ पे आ जाएंगे, इसका x कोऑर्डिनेट 1, मास 1 और x कोऑर्डिनेट 0.5 डिवाइडेड बाई टोटल मास 1113। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1.5 और 0.5 होता है 2, 2 और 0.5 होता है 2.5, तो आंसर हो जाएगा 2.5/3। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज 25/30, तो हो जाएगा 5/6। तो 5/6 सेंटीमीटर इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा। 5/6 सेंटीमीटर का मतलब है कि ये कितना कम आ रहा है। आप ऐसे सोच सकते हैं कि ये आपके पास जो वैल्यू है ये 1 से भी कम आ रही है, मतलब सेंटर ऑफ मास कहीं इनके बीच में कहीं एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर कहीं लाई कर रहा होगा इस वाली लाइन के अलोंग। सिमिलरली हम YCM निकाल लेंगे। YCM का फॉर्मूला बच्चे को पता है, m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। सारे मासेस आ जाएंगे, सेम कैलकुलेशन रहेगी। इसको मैंने 1 माना था तो इट इज 1 m1 प्लस y1 प्लस m2, m2 इज 1, y2 इसका y कोऑर्डिनेट 0.5 प्लस m3 और इसका y कोऑर्डिनेट इज 1.5 डिवाइडेड बाई टोटल मास जो कि है 3। और कोइंसिडेंटली ये भी आपके पास 0.5 प्लस 0.5 1 और 1 और 0.5 2.5, ये भी आपके पास 2.5/3, मतलब ये भी आपके पास 5/6 ही निकल कर आ रहा है। तो इस तरीके से आपके पास जो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट हैं वो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 5/6, 5/6। आई होप ये वाली बात आपके समझ में आ गई होगी कि कैलकुलेशन करना तो बात की चीज़ है, पहले ये समझना है कि हमें इस क्वेश्चन को 3 छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लेना है, हर हिस्से का सेंटर ऑफ मास लिख लेना है। उसके बाद वो पूरे मास को हम यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं, तो उनके कोऑर्डिनेट्स हमको पता चल गए। देन हमने जो बेसिक फॉर्मूलाज पढ़े थे सेंटर ऑफ मास के, उसमें वैल्यू डालकर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये था आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि था एग्जाम्पल नंबर 6.3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर 6.4 जो बेसिक चीजों पर बेस्ड है। वो आपसे कहता है कि फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। हमें बताया अगर हमको स्केलर प्रोडक्ट निकालना है दैट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो इसका मतलब होता है कि हमें आई का आई से जे का जे से डॉट प्रोडक्ट करना है, दैट इज 3 इंटू -2 माइनस का 6 -4 इंटू 1 दैट इज माइनस का 4 एंड 5 इंटू 3 दैट इज प्लस का 15। ठीक है, एंड इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा ये माइनस का 10 और प्लस का 15, तो आंसर हो जाएगा 5। तो डॉट प्रोडक्ट निकालना तो आसान है, डॉट प्रोडक्ट तो आपके सामने आ गया, एकदम इजी। क्रॉस प्रोडक्ट भी हमको यहाँ पर निकालना है जिसे हम वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, जो कि हमसे पूछा है ए क्रॉस बी क्या होगा। ए क्रॉस बी बनाने के लिए हम इसको हमेशा डिटर्मिनेंट मेथड से करेंगे ताकि क्वेश्चन हमारा गलत ना हो। हम यहाँ पे लिखेंगे आई कैप माइनस जे कैप के कैप, ये तो फंडामेंटल है। आई जे के लिख के बाद प्लस माइनस प्लस लगा देना है, 3/3 का डिटर्मिनेंट बनता है। आई के नीचे आई का कोफिशिएंट दैट इज 3, पहले ए लिखा हुआ है तो ए के कोफिशिएंट पहले लिखे जाएंगे। जे के नीचे जे का कोफिशिएंट जो कि -4 है, के नीचे के का कोफिशिएंट जो कि 5 है। बी में बात करेंगे -2 1 और 3, आई के नीचे आई का, जे के नीचे जे का, के नीचे के का, और यहाँ पर मैंने प्लस माइनस प्लस भी लास्ट में लगा लिया, हालांकि मैंने पहले ही लिख दिया था। ओके, अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमको इसको सॉल्व करने के लिए मैं वापस से आपको याद दिला देता हूँ। हम इसको सबसे पहले पकड़ेंगे तो ये हो जाएगा आई कैप, और फिर हम इसके बाद ये जो छोटा वाला एक छोटा डिटरमिनेंट 2/2 का बचता है, ये वाली रो और ये वाले कॉलम को छोड़ देंगे, तो जो बचेगा उसको सॉल्व करना है। तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 12, फिर बीच में साइन माइनस लगाएंगे, फिर हो जाएगा 5 1 जा 5, तो हो जाएगा आपका ये आई कैप वाला कंपोनेंट सॉल्व। फिर हम इसका जे कैप कंपोनेंट पकड़ेंगे दैट इज माइनस का जे कैप, ब्रैकेट लगाएंगे। अब हमने ये वाली रो और ये वाले कॉलम को छोड़ देना है, तो बचेगा 3 इंटू 3 दैट इज 9, माइनस का 5 इंटू -2 तो माइनस ऑफ -10 जो कि अल्टीमेटली ऐड हो जाएगा। प्लस के कैप की बात कर लेंगे, के कैप में बात करेंगे तो के कैप में हम ये वाली रो और ये वाले कॉलम को छोड़ देंगे, तो मेरे पास बचेगा 3 1 जा 3 माइनस ये माइनस माइनस तो मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8,
तो हो जाएगा माइनस का 8। इसको सॉल्व कर लेंगे, 12 और 5 17 होते हैं, तो माइनस का 17 आई कैप और माइनस का 19 जे कैप एंड माइनस का 5 के कैप। इस तरीके से सॉल्व होकर आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट को हम हमेशा डिटरमिनेंट से ही सॉल्व करेंगे ताकि हमारी गलती होने की प्रोबेबिलिटी मिनिमाइज हो जाए। ओके, अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन में कहता है, ये क्वेश्चन नंबर 6.8 है। ये कहता है मेटल बार 70 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 kg इन द मास सपोर्टेड ऑन 2 नाइफ एजेस प्लेस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच एंड। मतलब एक टोटल 70 सेंटीमीटर की एक बार है, तो मैंने 70 सेंटीमीटर की एक बार बना ली। इस पे 2 चाकू हैं, 2 चाकू ऐसे मैंने पकड़ के इसको बैलेंस किया है। 2 चाकू जो लगाए गए हैं वो दोनों साइड से, एक साइड से 10 सेंटीमीटर और इस वाली साइड से भी 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हैं। तो आपको ये जो N1 N2 है, ये चाकू जो लगाए हैं वो नाइफ्स की रिएक्शन है, तो जो यहाँ से 10 सेंटीमीटर और यहाँ से भी 10 सेंटीमीटर पर एक्ट कर रही होंगी। देन हमसे कह रहा है कि 6 kg लोड इज सस्पेंडेड एट 30 सेंटीमीटर। अब टोटल ये 70 सेंटीमीटर है, तो इसका खुद का जो वेट है, खुद का वेट इसका 4 kg है। तो 4 kg वेट जहां पर एक्ट कर रहा होगा वो पॉइंट है ये 70 का आधा 35, तो मैंने 35 पे इसको मार्क कर दिया। इसके अलावा एक 6 kg का लोड और यहाँ पर लगाया गया है जो कि 30 सेंटीमीटर है, आइदर ऑफ एंड, मतलब किसी भी एंड से हो सकता है, आइदर वन एंड। तो मैंने इस तरफ से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे मैंने एक वेट को हैंग कर दिया। 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर अगर हम किसी वेट को हैंग करेंगे जो कि ये 6 kg का वेट है, 6 kg का वेट अगर 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हैंग करेंगे तो ये 6G फोर्स लगा रहा होगा नीचे की तरफ, mg वाला। तो मैंने सारे सब कुछ चीजें जो यहाँ डेटा में लिखी हुई थी उसको मैंने फिगर में कन्वर्ट कर लिया। अगर इधर से 10 है, इधर से 10 है, ये टोटल 35 है, तो 35 में से, और ये 30 है या 30, ये 35 है, ये 10 है, तो ये कितना बचा 25। सिमिलरली इधर से भी कितना बचेगा 25, क्योंकि टोटल 35 है, 10 सेंटीमीटर पे नाइफ लगाया तो सेंटर से जो डिस्टेंस बची वो 25 बची, और mg हमेशा रॉड के सेंटर पे लगेगा जो उसका खुद का वेट है। अब हमसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो उसने कैलकुलेशन कराई है वो N1 और N2 की कराई है। ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। अगर कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है तो उस पर नेट फोर्स 0 होता है, तो मुझे इस पर नेट फोर्स को 0 कर देना है। नेट फोर्स की बात करी जाए तो इस पर ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो है N1 प्लस N2, और नीचे लगने वाला जो फोर्स है वो मेरे पास एक तो 6G है, और इस mg में अगर वैल्यू डाल दूंगा तो 4 kg का है, तो 4G नीचे लग रहा होगा, तो 6G प्लस 4G। तो इसका मतलब N1 प्लस N2 मेरे पास एक इक्वेशन बन गई जो कि 10G बन गई। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की, कि एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल हैं तो हम सॉल्व ही नहीं कर सकते। इसको सॉल्व करने के लिए हमको यहां पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, इसकी वजह से मैंने यहां पर नेट फोर्स को 0 कर दिया, एक्सेलरेशन 0 हो गया। ये घूम भी तो नहीं रहा, मतलब ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, और अगर ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो मैं दूसरी इक्वेशन यहां पर टॉर्क इज इक्वल टू 0 करके बना सकता हूं। ये पूरी रॉड इक्विलिब्रियम में है, इसीलिए किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क को 0 किया जा सकता है। अब किसके अबाउट टॉर्क को 0 करना चाहिए, ये हमारे खुद के विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी बुद्धि क्या सोचती है। हमेशा टॉर्क उस पॉइंट के अबाउट 0 लेना बेनिफिशियल है जहां पर एक वेरिएबल मर जाए। तो जैसे अगर इस पॉइंट का नाम मैं रख देता हूं O, ये चाकू जहां पर लगा इस पॉइंट का नाम A, और जहां पर दूसरा चाकू लगा इस पॉइंट का नाम B, तो अगर मैं O के अबाउट टॉर्क को बैलेंस करूंगा तो N1 और N2 दोनों का टॉर्क आएगा, लेकिन अगर मैं A के अबाउट टॉर्क को बैलेंस कर दूंगा तो N1 का टॉर्क 0 हो जाएगा, क्योंकि N1 उसी पॉइंट से पास कर रहा है। उस केस में सिर्फ N2 का टॉर्क आएगा और मैं N2 की डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकता हूं। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो अब मैं करूंगा टॉर्क अबाउट A को 0। टॉर्क अबाउट A को 0 करने के लिए सबसे पहले देखना है N1 का टॉर्क। तो N1 का कोई टॉर्क नहीं है, N1 इंटू 0, क्योंकि N1 की इस पॉइंट से कोई भी डिस्टेंस नहीं लग रही। फिर ये टोटल आपके पास 30 है, ये 10 है, तो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो आपके पास बचती है 20। अब ये 20 सेंटीमीटर है, तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, ये 6G की जो, ये इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, मैं क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लेता हूं, तो मैं लिखूंगा प्लस 6G इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। देन मेरे पास फिर 4G का टॉर्क लग रहा है। 4G की यहां से डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर, इस ए पॉइंट से
25 सेंटीमीटर, तो मैं लिखूंगा +4g और इंटू 25, और इसका भी सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज को मैंने पॉजिटिव मान लिया है। देन मेरे पास बात करेंगे n2, तो n2 इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है, तो मैं यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लेता हूँ। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी को भी पॉजिटिव किसी को भी नेगेटिव ले सकते हैं, बट जनरली एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और क्लॉकवाइज को नेगेटिव माना जाता है। मैंने यहाँ पर उल्टा अज्यूम कर लिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके लिए आप फ्री हैं, आप किसी को भी पॉजिटिव किसी को भी नेगेटिव मान सकते हैं। तो जब आप n2 पे लगाएंगे तो n2 की इस ए पॉइंट से डिस्टेंस देखेंगे तो कितनी है, तो देखिए ये 25 है, 25 तो टोटल होता है 50, तो n2 इंटू 50 इज इक्वल टू 0। अब इस पूरी इक्वेशन में आप देखेंगे सिर्फ n2 वेरिएबल, बाकी सब कुछ आपको पता है, तो आप लिखेंगे n2 इंटू 50 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास 120g प्लस 100g, तो ये हो गया आपके पास टोटल 220g। इस 5 से ये 0 कट गया, तो n2 की वैल्यू आ गई मेरे पास 22g डिवाइडेड बाई 5। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, 22g की वैल्यू 10 डाल दीजिए, ये 5 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 44 न्यूटन। ठीक है, अगर n2 आपको 44 न्यूटन पता है तो क्या इक्वेशन नंबर 1 में रख के मैं n1 नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 n1 प्लस n2 की जगह 44 डाल देंगे, इज इक्वल टू g की वैल्यू 10 डाल के 100 हो जाएगा, तो n1 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 100 माइनस 44, जो कि हो जाएगा आपके पास 56 न्यूटन। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपके पास n1 और n2 दोनों ही सॉल्व होकर आ जाएंगे। ध्यान इस चीज का रखा कि मैंने टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट जीरो लिया है, कि आप जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क को जीरो लेंगे वही डिसाइड करेगा कि आपके क्वेश्चन की कैलकुलेशन की लेंथ कितनी होने वाली है। अगर आप ओके अबाउट टॉर्क को पहले जीरो करेंगे तो उस इक्वेशन में n1 n2 आएंगे, फिर आपको इन इक्वेशन 1 और वो जो आपने n1 n2 में इक्वेशन बनाई है उन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। यहां पर मैंने स्मार्ट तरीके से आपकी एक चीज की कैलकुलेशन बचा दी है। गॉट इट? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो है वो ये क्वेश्चन है जो कह रहा है, अ 3 मीटर लॉन्ग लेडर वेइंग 20 kg लीन्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस वॉल। मतलब ये एक सीढ़ी है, एक सीढ़ी है जो दीवार पर ऐसे झुकी हुई है, जो कि ये यहां पर दिखाई दे रही है आपको, ए बी आपको फिगर में दिखाई दे रही होगी। इसका जो वेट है वो 20 kg, इसका जो मास है वो 20 kg है, तो इसकी जो वेट की वैल्यू होगी वो वेट विल बी, आपको दिखाई दे रहा है क्या, ये ग्रीन कलर रेड कलर से लिख देते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा 20g मतलब 200 न्यूटन। ओके, इट्स फीट रेस्ट ऑन अ फ्लोर 1 मीटर फ्रॉम द वॉल एज शोन इन द फिगर। तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस आपको 1 मीटर दे रखी है एसी, एंड इंटरेस्टिंगली आपको बी और सी भी दे रखा है, बट उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया, बट फिगर में मेंशन कर दिया, जो कि आपके पास 2√2। अगर मैं आपसे बोलूं इस ट्रायंगल में ये थीटा निकाल दीजिए, तो हमारे बच्चे थीटा भी बता देंगे, बोलेंगे सर tan थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज बी सी डिवाइडेड बाई ए सी। बी सी की वैल्यू 2√2 है सर, और ए सी की वैल्यू अगर 1 है, तो थीटा की वैल्यू जो tan थीटा है वो मेरे पास 2√2 अपॉन 1। इस तरीके से हम tan थीटा बता सकते हैं। ओके, गॉट इट। हमसे आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द रिएक्शन फोर्सेस ऑफ द वॉल एंड द फ्लोर। अब देखो वॉल और फ्लोर, तो वॉल होती है ये, बी सी इज वॉल, ये वॉल है और ये फ्लोर है। इन दोनों ने कितना रिएक्शन लगाया, तो हमने यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। तो यहाँ पर अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम मैं अलग से बना दूं तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये दीवार को ऐसे धक्का दे रही होगी, तो दीवार ने इसको इधर धक्का दिया, जो कि F1 फोर्स है। ये आपको F1 फोर्स समझ में आ गया। इस पे खुद का वेट W लग रहा है, तो W मैंने वेट लगा लिया। ये अगर सीढ़ी पर आप चढ़े, अगर सीढ़ी पर आप ऊपर चढ़ रहे होगे तो उसके फिसलने की प्रोबेबिलिटी किधर है, पीछे की तरफ, ऐसे। अगर सीढ़ी ऐसे आएगी तो इस पर फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, आगे की तरफ, जो इसको फिसलने से रोक रहा होगा। तो यहां पर जो फ्रिक्शन आ गया वो इस तरीके से फ्रिक्शन आ गया, और इस जमीन को नीचे प्रेस कर रहा है, तो जमीन पे एक नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा, दैट नॉर्मल रिएक्शन इज N। तो यहां पर जो इस पर रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा, वो रिएक्शन फोर्स यहां पर तो F1 है, लेकिन जो फ्लोर पे लग रहा होगा वो इस N और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट होगा, जो कि यहां पर कहीं आ रहा है। इसकी वैल्यू F2 दे दी,
F2 को अगर मैं लिखने को बोलूं तो आप बोलोगे F2 हो जाएगा सर √n² प्लस f², जो कि रिजल्टेंट है n और f का, क्योंकि n और f एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। अब हमने जो पढ़ रखा है उस पर ध्यान देंगे, तो सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो गौर से, अगर मैं यहां पर इसके परपेंडिकुलर फोर्स ऐसे लगा दूं, मतलब परपेंडिकुलर फोर्स क्या लगाऊं, कंपोनेंट ले लूं W का, तो ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा, तो W का ये कंपोनेंट हो जाएगा W cos थीटा। यहां तक किसी कोई डाउट? ये W है, ये एंगल अगर थीटा है क्योंकि परपेंडिकुलर होगा जो कंपोनेंट होगा, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा, तो ये W है तो W cos थीटा। W sin थीटा की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, लिखना चाहो तो लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, W sin थीटा भी लिख लो, उसका कोई यूज़ नहीं है। दूसरी चीज़, अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। सिमिलरली मैंने यहाँ पर इस F1 के कंपोनेंट कर लिए, तो F1 का कंपोनेंट हो जाएगा F1 sin थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा F1 cos थीटा। कैसे सोचा कि ये थीटा है तो ये थीटा इसलिए होगा क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। अगर ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं तो F1 का कंपोनेंट F1 cos थीटा और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट F1 sin थीटा। जिधर थीटा होता है उधर cos होता है, इसको आप रट भी सकते हैं। सारे कंपोनेंट्स कर लिए। अब आप इस फिगर को सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपके सामने इसको सॉल्व करता हूं। अगर ये स्लाइड नहीं कर रही तो टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट ए, जो कि इस फ्लोर पर है, वो जीरो होना चाहिए इस पॉइंट ए के अबाउट। तो इस पॉइंट ए से पास करने वाले जो भी फोर्सेस हैं, दैट एन एंड एफ, इनका तो टॉर्क जीरो ही हो गया। यहां से अगर आप बात करेंगे तो ये एंगल आपने थीटा माना था, तो ये एंगल थीटा हो गया था और ये एंगल भी थीटा हो गया था। ये आपने लिखा था W cos थीटा और इधर वाला लिखा था आपने F1 sin थीटा। तो यहां पर F1 ये W sin थीटा और F1 cos थीटा, ये दोनों कंपोनेंट इस पॉइंट ए से पास कर रहे हैं। और से देख, इस F1 का एक कंपोनेंट F1 cos थीटा और इस W का एक कंपोनेंट W sin थीटा, ये दोनों कंपोनेंट हैं। ये दोनों कंपोनेंट यहां से इस पॉइंट ए से पास कर रहे हैं, इसकी वजह से इन दोनों का कोई भी टॉर्क नहीं होगा। टॉर्क के लिए रेस्पॉन्सिबल ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होंगे। W cos थीटा इस A से हाफ डिस्टेंस, अगर इस रॉड की लेंथ L है तो L/2 पर लग रहा है, और L की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 3 मीटर। रॉड की लेंथ है वो 3 मीटर क्वेश्चन में दे रखी है। तो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हो गई, दिस डिस्टेंस इज L/2। तो टॉर्क की बात कर लेंगे, W cos थीटा इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है, पॉजिटिव मान लेते हैं, दैट इज W cos थीटा इनटू डिस्टेंस L/2। ये इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो नेगेटिव मान लेते हैं, तो माइनस F1 sin थीटा इंटू L इज इक्वल टू 0। यहां से मेरे पास एक रिलेशन पता चल गया F1 का डायरेक्टली, तो मेरे पास F1 आ गया। गौर से देखो, तो मैं लिख दूंगा F1 sin थीटा इंटू L इज इक्वल टू W cos थीटा इंटू L/2। तो इस L से ये L कट गया, F1 की वैल्यू आ गई मेरे पास W cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा, मतलब इसको मैं W अपॉन cos थीटा को नीचे ले आओ तो W अपॉन tan थीटा भी तो लिख सकते हैं। W हम निकाल चुके हैं, W मेरे पास क्वेश्चन में दिया भी था, W इज 200 एंड tan थीटा की वैल्यू है 2√2 जो कि ऊपर लिखी हुई है। तो जो F1 है वो मेरे पास आ जाएगा 100 अपॉन √2, या फिर रेशनलाइज कर देंगे तो 50√2 बन जाएगा। ये आपके पास F1 आ गया। अब F1 आने के बाद अब अपना जो टास्क है वो अगला है F2 को निकालना। F2 निकालने के लिए क्या करें? तो F2 निकालने के लिए आप गौर से देखिए, मैं अगर इस चित्र को छोटा कर दूं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। मैं इस चित्र को छोटा करना चाहता हूं, देखिए आपको चित्र तो दिखाई दे रहा होगा ये, ठीक है, दिखाई दे रहा है। इस फिगर में अगर मैं आपसे बोलूं कि F1 की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली है इन x डायरेक्शन, रंग बदलें, इन x डायरेक्शन, इस पे नेट फोर्स 0 होगा। तो इस x डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? x डायरेक्शन में एक तो लग रहा है इधर की तरफ फ्रिक्शन जो कि फ्लोर पे लग रहा है, और ऊपर की तरफ लग रहा है यहां पर F1,
जो कि आपको ये लग रहा है, दिस F1 एंड दिस फ्रिक्शन। तो यहाँ पर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो F1 है और जो फ्रिक्शन है, ये दोनों एक दूसरे के जब तक बराबर नहीं होंगे, ये एक्स डायरेक्शन में बैलेंस ही नहीं हो सकता, स्लाइड कर जाएगी। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को इक्वेट कर देना है। तो कोई पूछेगा कि भैया स्मॉल एफ की वैल्यू कितनी है, तो वो भी हो जाएगी आपके पास 50√2 न्यूटन। अब आपके पास स्मॉल एफ भी आ गया, आपके पास F1 भी आ गया, अब आपके पास F2 नहीं है। तो F2 के लिए मैं y डायरेक्शन में बात कर लूंगा। इन y डायरेक्शन F नेट मस्ट बी 0। तो y डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स हैं? नीचे की तरफ लग रहा है W, ऊपर की तरफ लग रहा है दिस W शुड बी इक्वल टू नीचे वाले फोर्स बराबर ऊपर वाले फोर्स। ऊपर वाले फोर्स क्या लग रहे हैं? सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन है, तो नॉर्मल रिएक्शन W के बराबर होनी चाहिए। तो N की वैल्यू आ गई मेरे पास W, दैट इज 200 न्यूटन। तो अब अगर रिएक्शन लिखनी है जो कि ए पॉइंट पर थी, वो हो जाएगी N और F का रिजल्टेंट, जो कि मैंने ये लिख रखा है। तो F2 हो जाएगा मेरे पास अंडर रूट ऑफ 200 का स्क्वायर प्लस उधर हो जाएगा आपके पास 50√2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, अब आपके पास F1 और F2 दोनों ही आ गए। ये क्वेश्चन नीट और जेई में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बोर्ड में देने का मतलब है कि वो चाहता है कि आप थोड़ी सी कैलकुलेशन करें, थोड़ा दिमाग चलाएं। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है? टॉर्क को बैलेंस करना है फ्लोर के पॉइंट के अबाउट, और एक्स और वाई में फोर्स को बैलेंस कर देना है। टॉर्क बैलेंस, फोर्स बैलेंस। एक्स में फोर्स बैलेंस, फ्रिक्शन आ गया। वाई में फोर्स बैलेंस, F2 नॉर्मल रिएक्शन आ गई। एंड टॉर्क को बैलेंस करने से आपके पास F1 की वैल्यू आ जाएगी। गॉट इट? तो इस तरीके से टॉर्क बैलेंस, फोर्स बैलेंस, इससे क्वेश्चन हो जाएगा। फोर्स एक्स और वाई दोनों में बैलेंस करने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, वो ये है कि आपके पास एक कॉर्ड, एक सिलेंडर है, सिलेंडर पे एक रस्सी लपेटी हुई है। ये रस्सी इस तरीके से लपेटी हुई है कि इसको हमने नीचे पकड़ के खींचा है, 25 न्यूटन फोर्स लगा के नीचे की तरफ खींच रहे हैं। सिलेंडर का मास पता है, सिलेंडर की रेडियस पता है, और हमसे क्या क्या पूछा है सारी बात कर लेते हैं। बाकी ये जो लिखा हुआ है वो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको डायरेक्टली। कंप्यूट द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द व्हील। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो हमको क्या करना है, हमको लगाना है टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क इस ओ के अबाउट लग रहा होगा क्योंकि इसी के अबाउट सिलेंडर ऐसे घूम रहा है। टॉर्क इस पे लगा कौन रहा है? इसका खुद का तो वेट का तो कोई टॉर्क ही नहीं है क्योंकि वो तो उसी पॉइंट से पास कर जा रहा है। तो टॉर्क लगाइए 25 न्यूटन, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कैपिटल आर है। तो हम लिखेंगे F.R इज इक्वल टू आई। इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सिलेंडर गौर से देखेंगे तो कौन सा सिलेंडर है? अराउंड द रिम ऑफ अ फ्लाई व्हील, मतलब हॉलो सिलेंडर है। फ्लाई व्हील मतलब उसके जो मास है चारों तरफ सर्कल पे है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr² ओनली इनटू अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू हो गई मेरे पास, इस आर से कट जाएगा F/mr। वैल्यू डालो, आंसर आ जाएगा। फोर्स कितना लग रहा है इसमें? 25। मास कितना है? मास भी 20 kg है। एंड रेडियस कितनी है? 20 सेंटीमीटर, दैट इज 20/100। तो हो जाएगा 20 पंजे 100, 5 चौके 20, तो हो जाएगा ये 25/4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके पास अल्फा निकल के आ गया। गॉट इट? अब अल्फा अगर आ गया तो हमसे पूछ रहा है, पहले में अल्फा ही पूछा था तो हमने कर दिया। फाइंड द वर्क डन बाय द पुल व्हेन 2 मीटर ऑफ द कॉर्ड इज अनबाउंड। अगर ये रस्सी यहां से 2 मीटर अनबाउंड हुई है तो जरा खुद सोच के बताओ, अगर रस्सी 2 मीटर अनबाउंड हुई है यहां से यहां तक, तो वही रस्सी नीचे जाएगी, और यहां पर जो फोर्स है वो 25 न्यूटन है। तो जो वर्क डन होगा वो वर्क डन क्या हो जाएगा? दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन में 2 मीटर दे रखा है, फोर्स मुझे 25 पता है, 25 इंटू डिस्प्लेसमेंट इज 2 मीटर, तो इसका 50 जूल वर्क यहां पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, वर्क डन आने के बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, एनसीईआरटी में जो फ्लाई व्हील है, इस फ्लाई व्हील को एक रिंग ना मान के एक डिस्क माना गया है। मतलब फ्लाई व्हील वो ये उसकी बात, ये उसको इसको क्वेश्चन को इस तरीके से समझ रहा है कि जैसे एक डिस्क होती है ना, अपन वो बच्चे जो खेलते हैं ऐसे, वो फ्लाई व्हील, तो अगर उसको आप डिस्क अगर मान लोगे
तो डिस्क के केस में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2 काउंट होगा। तो यहाँ पर आप इसको, ये 2f हो जाएगा, तो ऊपर की तरफ 2 आ जाएगा। तो उस केस में ये 2, नीचे भी इसका 2 की वैल्यू कम आ जाएगी, तो दैट इज 25/2 हो जाएगा, मतलब 12.5, 12.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो एनसीईआरटी में अगर फ्लाई व्हील को इन्होंने डिस्क माना है तो आप भी डिस्क मानिए। सिंपल फ्लाई व्हील मतलब कई तरीके के फ्लाई व्हील आते हैं, आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। फ्लाई व्हील ऐसे भी आते हैं जो बीच में हॉलो होते हैं, मतलब उनमें सिर्फ 2 स्पोक्स लगी रहेंगी और बाकी मास चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा। और ऐसे फ्लाई व्हील भी आते हैं जो डिस्क की तरह होते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने फ्लाई व्हील को डिस्क की तरह माना है एनसीईआरटी में, तो आप इसे डिस्क की तरह ही मानिएगा। गॉट इट? खैर, डिस्क का सेंटर ऑफ मास सेंटर के बारे में mr²/2 होता है, रिंग का mr² होता है, ये आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड ऑल्सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हील एट दिस पॉइंट। 2 मीटर आने के बाद इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो पूछ रहा है कितनी है। अज्यूम दैट इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अपने बच्चों को पता होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, आई तो तुम्हें पता चल गया, mr²/2, ओमेगा नहीं पता है। तो ओमेगा के लिए मैं कैलकुलेशन लगा दूंगा, ओमेगा इज इक्वल टू, इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, और मैं आपको इसका एक दूसरा मेथड भी बता सकता हूं। देखो, तुमने जो भी वर्क किया वो वर्क आखिर गया कहाँ? इस फोर्स लगाने से कुछ वर्क हुआ ना, इस फोर्स लगाने से जो वर्क हुआ वो वर्क ही इसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में यूज आया। तो आप इस क्वेश्चन को वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हो, जो कि बहुत इजी मेथड जो मैं मानता हूँ। लेकिन जो एनसीईआरटी में जिस तरीके की कैलकुलेशन है, मैं आपको उसी से समझा रहा हूँ, वरना आपके स्कूल में टीचर ऐसा बोल सकते हैं कि डायरेक्टली कैसे लिख दिया, कुछ भी हो सकता है। बाकी क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं कि आप हवा में देख के आंसर निकाल सकते हैं, बोर्ड के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। डब्ल्यू मतलब ओमेगा की बात करी जाए तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। तो यहाँ पर ओमेगा नॉट स्क्वायर की वैल्यू 0 है, क्योंकि इनिशियल में तो कोई इसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन था ही नहीं। तो ओमेगा स्क्वायर हम डायरेक्टली निकाल लेंगे, 2 अल्फा मेरे पास दे रखा है 25/2। अब बात करते हैं थीटा की। थीटा मतलब ये एंगुलर कितना चला, तो थीटा होता है आर्क अपॉन रेडियस। क्वेश्चन में आर की वैल्यू डायरेक्टली 2 मीटर दे रखी है, और रेडियस आपको क्वेश्चन में 0.2 दे रखा है, 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2। तो 2 मीटर और ये 0.2, तो ये आपके पास हो जाएगा 10। तो थीटा हो गया 10 रेडियन, जिसकी वैल्यू यहाँ डाल देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 250। डायरेक्टली यहाँ पर चिपका देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी विल बिकम हाफ आई, दैट इज mr²/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। सारी वैल्यू डाल देना, आंसर आ जाएगा आपका। ये इजी क्वेश्चन है। फिर वो कह रहा है कंपेयर आंसर टू द पार्ट बी एंड सी। बी एंड सी के पार्ट के आंसर को कंपेयर करो, तो लाओ कंपेयर कर देते हैं। वो इसीलिए कंपेयर करा रहा है क्योंकि वो सेम ही आने वाला है। ये 1/4 हो जाएगा, मास की जगह डाल देंगे 20 kg। आर स्क्वायर इज 0.2 इंटू 0.2, 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, एंड ओमेगा स्क्वायर इज 250। ठीक है बच्चों, तो अब देखो क्या क्या उड़ गया। तो मुझे लगता है कि ये सब तो उड़ गया, ये बन गया आपके पास 0.1, मतलब ये दोनों जीरो भी उड़ गए। तो ये जो वैल्यू आ रही है 50 जूल ही आ रही है। 50 जूल आने का मतलब है कि जो भी वर्क इस फोर्स ने किया, जो कि मैं आपको बोल रहा था, डायरेक्टली आंसर बोला जा सकता है कि जो भी वर्क इस फोर्स ने किया वो पूरे का पूरा वर्क इस जो फ्लाई व्हील है, फ्लाई व्हील की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने में चला गया, क्योंकि कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हुआ। तो जो भी वर्क फोर्स ने किया वो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज में चला गया। तो आप इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से डायरेक्टली भी इसका आंसर 50 जूल बोल सकते थे। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे आपको समझ में आ गया होगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है। कहता है शो दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल कंटेन्ड, हम एक्सरसाइज में आ गए बच्चों। शो दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल कंटेन्ड बिटवीन द वेक्टर्स a एंड b इज 1/2 ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। तो भैया a क्रॉस b की बात करी जाए तो सबसे पहले हमें इसको कुछ फिगर में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। जैसे अगर ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, ये एंगल इनके बीच का थीटा है। यहाँ से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें और इस तरीके से एक ट्रायंगल बना लें, तो ये कह क्या रहा है पहले इसे समझते हैं। बोला कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल कंटेन्ड
बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, तो इनका नाम मैं रख देता हूं पी क्यू आर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, क्या कह रहा है, हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। इट इज हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ये हमको प्रूव करना है। तो हम इसका अगर एरिया निकालेंगे तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, अगर मुझे इस ट्रायंगल का एरिया ही निकालना है तो एरिया हो जाएगा हाफ, बेस इज पी आर एंड हाइट इज, इसका नाम पी क्यू आर एस रख दें, इट इज क्यू एस। तो देखो हाफ पी आर की वैल्यू तो ए के बराबर है, और क्यू एस हम कैलकुलेट करने के लिए एक ये जो ट्रायंगल है छुटकू सा ट्रायंगल पी क्यू एस में, अगर मैं यहाँ पर साइन थीटा लगा दूं तो साइन थीटा हो जाएगा मेरे पास दिस परपेंडिकुलर क्यू एस अपॉन हाइपोटेनियस पी क्यू। तो क्यू एस हो जाएगा मेरे पास पी क्यू साइन थीटा, एंड पी क्यू की वैल्यू बी के बराबर है तो हो जाएगा बी साइन थीटा। तो क्यू एस पता चल गया, क्यू एस की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे जो कि हो जाएगा बी साइन थीटा। आ गया आपके पास एरिया। अब गौर से देखो, ए बी साइन थीटा इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। हाँ या ना, यही तो उसने प्रूफ करने को बोला था, प्रूफ हो गया। ये तो बात पता है ना, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए बी साइन थीटा। तो ए बी साइन थीटा इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, हेंस प्रूफ। इतना लिख के आप आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन जब आएगा पेपर में तो हो सकता है एंगल्स आपको ये 36.9 की जगह 37 लिखा मिले और 53.1 की जगह 53 लिखा मिले। मैं इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करूंगा कि जैसे ये 37 है, ये 37 डिग्री है और ये आपका 53 डिग्री है। मैं इसी तरीके से सॉल्व करूंगा। चलिए पढ़ते हैं। अ नॉन यूनिफॉर्म रॉड बार, कुछ भी बोल दें, बार ऑफ वेट डब्ल्यू सस्पेंडेड एट रेस्ट बाई टू स्ट्रिंग, तो दो रस्सियों से ऐसे हैंग किया हुआ है। नेग्लिजिबल वेट एज शोन इन द फिगर, द एंगल्स मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल्स आर गिवन 37 53 रेस्पेक्टिवली। द बार इज 2 मीटर लॉन्ग, कैलकुलेट द डिस्टेंस डी ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बार फ्रॉम इट्स लेफ्ट एंड। ये ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात कर रहा है। पहली बात, ये बार जो है, इस बार ये यूनिफॉर्म बार नहीं है। अगर यूनिफॉर्म बार होती तो ये W इसके मिड पॉइंट से पास कर रहा होता और ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होते। ऐसा तो है नहीं, एंगल अलग अलग हैं। इसका मतलब यहां पर कुछ लोचा है। क्या लोचा है उसको अपन देखते हैं। इधर लगने वाली टेंशन को T1 नाम दे दिया, इधर लगने वाली टेंशन को T2 नाम दे दिया। अलग अलग रस्सियां हैं, अलग अलग टेंशन रहेगी। सेम रस्सी सेम टेंशन, डिफरेंट रस्सी डिफरेंट टेंशन। जैसे क्लास में समझाया था उसी तरीके से एकदम। तो ये T1 है, ये एंगल 37 है, तो हम बोल देंगे दिस विल बी T1 cos 37 और ये वाला हो जाएगा T1 sin 37। इधर आ जाएंगे, ये 53 है तो ये भी 53 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा T2 cos 53 और ये हो जाएगा T2 sin 53। ओके, यहां से यहां तक की डिस्टेंस डी दे आपको दे रखी है। मैंने सारे कंपोनेंट्स कर लिए। ये सब पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। अगर पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भाई एक्स डायरेक्शन में एफ नेट जीरो होगा। तो मैं लिख रहा हूं एफ नेट इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो। तो हो जाएगा T1 sin 37, T1 sin 37 इज इक्वल टू T2 sin 53। साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5, साइन 53 की वैल्यू होती है 4/5, 5 से 5 कट गया, तो मेरे पास T1 अपॉन T2 की वैल्यू पता चल गई 4/3। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के। नेक्स्ट, हमसे वो दूसरे पार्ट में कहना चाह रहा है कि डी की वैल्यू बता दीजिए। डी की वैल्यू बताने के लिए मैंने कुछ नामकरण किए हैं, जैसा कि आपको समझाया गया था। इस पॉइंट का नाम ए रख लो, इस पॉइंट का नाम बी रख लो। टॉर्क अबाउट ए शुड बी जीरो, क्योंकि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो इस ए के अबाउट डब्ल्यू को तो क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो ये मैंने क्लॉकवाइज पॉजिटिव मान लूं, तो डब्ल्यू इंटू डी, डब्ल्यू इंटू डी, ठीक है, क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस डी है। और जो दूसरा है T2, तो T2 इसको नहीं घुमा रहा, इसको घुमा रहा है क्योंकि T1 का टॉर्क तो जीरो हो गया, T1 तो यहीं से पास कर गया ए से,
बी से पास करने वाला फोर्स T2 cos 53 है, जो कि यहाँ से 90 डिग्री एंगल बना रहा है। T2 sin 53 कोई भी टॉर्क प्रोवाइड नहीं करेगा, क्योंकि ये वाला जो लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ फोर्स है, वो ए से ही पास कर जाएगा। तो फिर मैं बोलूंगा माइनस, क्योंकि ये इसका जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो उल्टा है, एंटी क्लॉकवाइज है। T2 cos 53 इंटू ये डिस्टेंस 2 मीटर है, इसको हम इक्वेट कर देंगे 0 के। यहां से हम बात करेंगे W इंटू डी। डब्ल्यू की वैल्यू क्वेश्चन में कहीं नहीं दी है, ओके, तो इसको W के फॉर्मेट में ही रहने देंगे। तो डब्ल्यू डी माइनस T2 cos 53 होता है आपके पास 3/5 इंटू 2 इक्वल टू 0। तो आपके पास एक रिलेशन बन गया, W इंटू डी इज इक्वल टू 6 टाइम्स T2 डिवाइडेड बाई 5। ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 2, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अगर आपके पास T2 की वैल्यू अगर पता चल जाए तो भी आपका मजा आ जाएंगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि अभी तक जो फोर्स में एक्स डायरेक्शन में बैलेंस किया था, अब मैं फोर्स को बैलेंस करूंगा वाई डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन की बात करें, F इन वाई डायरेक्शन शुड बी 0। नेट फोर्स वाई डायरेक्शन में 0 करना है, तो मैं बोलूंगा T1 cos 53 प्लस T2 cos 53, नहीं T1 cos 37 है। T1 cos 37 प्लस T2 cos 53 शुड इक्वल टू W। ये T1 cos 53, T1 cos 37, T2 cos 53, दिस शुड बी इक्वल टू W। इनको बराबर कर दिया मैंने, तो देखिए ये हो जाएगा T1 cos 37 की वैल्यू होती है 4/5, cos 53 की वैल्यू होती है 3/5 इज इक्वल टू W। तो ये हो जाएगा अपने पास 4T1 प्लस 3T2 इज इक्वल टू 5W। ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 3। थोड़ी आपको अलग अलग कलर हैं, तो अलग अलग कलर में तो आप आराम से पहचान पा रहे होंगे कि कौन सी कैलकुलेशन किस चीज़ की है। हम्म, 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 हम्म। इसको हम और कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं? हम्म, 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 हम्म। नहीं, इतना मेहनत नहीं करनी। चलो ठीक है, समझ गए। आपको अलग अलग कलर दिखाई दे ही रहे होंगे, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं एक काम करूंगा, मैं इस पूरे को छोटा कर दूंगा, ताकि मैं थोड़ी सी और जगह मुझे मिल जाए और मैं आपको बाकी कैलकुलेशन समझा सकूं। चलिए, अब इस इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व किया जाए। तो इक्वेशन नंबर 3 में मैं वैल्यू डाल दूंगा। तो मुझे पता है कि जो T1 की वैल्यू है, T1 की वैल्यू 4T2/3 डाली जा सकती है। दैट इज 4T1 की जगह डाल दूंगा मैं 4T2/3 प्लस 3T2 इज इक्वल टू 5W। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 16T2/3 प्लस 3T2 इज इक्वल टू 5W। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 25T2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 5W। एलसीएम ले लिया तो T2 की वैल्यू आ गई 15W/25। T2 पता चल गया। T2 के पता चलते ही अब आप यहां पर T1 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। T2 अगर इतना है तो T1 आपके पास कितना होगा? तो T1 आपके पास पता था, जो T1 यहाँ से आ जाएगा वो आ जाएगा 4T2/3। तो T1 की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 15W 4/3/25। ओके, तो यहाँ से हम इसको काट पीट मचा देंगे। 5 या 15, 25, 3 से 3 गया, तो T1 की वैल्यू आ गई 4W/5। और यहाँ पर अगर इसको बात करेंगे तो हो जाएगा 3W/5। T1 T2 दोनों आपको W के टर्म्स में पता चल चुके हैं। अब इक्वेशन नंबर 2 की बात करते हैं। तो इन इक्वेशन नंबर 2, यही इक्वेशन नंबर 2 थी, ये था W इंटू डी इज इक्वल टू 6/5 और T2 की वैल्यू डाल देंगे जो कि मेरे पास है 3W/5। W से W कैंसिल आउट हो गया, जो D की वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है 18/25। कैलकुलेशन हमेशा ध्यान रखना, कैलकुलेशन आपकी ऐसी हो सकती है कि आपको सॉल्व करने में कुछ प्रॉब्लम हो,
बट अपने को घबराना नहीं है। आप इसका फाइनल आंसर भी लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो 0.72 बन जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 0.72 मीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन ये जब भी आएगा ये 3 नंबर से ऊपर में आएगा, ये टफ कैटेगरी का क्वेश्चन है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जो कि एक प्यारी सी कार है। इसके बारे में ये कहना चाहता है, अ कार वेट्स 1800 kg, द डिस्टेंस बिटवीन इट्स फ्रंट एंड बैक एक्सेल इज 1.8 मीटर। तो ये फ्रंट एक्सेल और बैक एक्सेल जो टायर में होते हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 1.8 मीटर है। इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज 1.05 मीटर बिहाइंड द फ्रंट एक्सेल। तो इसकी जो खुद की सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस तो 1.8 है, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 1.05 है। तो उसके बाद क्या कह रहा है, डिटरमाइन द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लेवल ग्राउंड ऑन ईच ऑफ द व्हील एंड ईच फ्रंट एंड बैक व्हील। मतलब N1 और N2 की बात कर रहा है, क्योंकि यही दोनों पॉइंट जमीन के कांटेक्ट में रहे होंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए, तो मुझे यहाँ पर सिंपल चीजें सोचनी चाहिए। सिंपल चीज क्या, कि इन वाई डायरेक्शन नेट फोर्स 0 अगर है, तो मैं बोलूंगा दिस N1 प्लस N2 शुड बी इक्वल टू mg। पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन, मैं इस पॉइंट का नाम, इस एक्सेल के इस वाले पॉइंट का नाम A और इस वाले पॉइंट का नाम B रख दूं, तो मैं बोलूंगा टॉर्क अबाउट A शुड बी 0, क्योंकि ये कहीं कार ऐसे रोटेट नहीं हो रही है। कार अगर रोटेट नहीं होगी तो हम इसमें नेट वो टॉर्क को 0 कर देंगे। तो टॉर्क अबाउट A 0 करेंगे तो यहाँ पर N1 का टॉर्क तो 0 हो जाएगा, N1 इंटू 0, क्योंकि N1 तो यहीं से पास कर रहा है। mg का टॉर्क इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो मैं लिखूंगा mg इंटू 1.05, एंड N2 का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, दैट इज माइनस का N2 इंटू 1.8, क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी 1.8 है, जो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक रिलेशन पता चल गया। मेरे पास जो N2 की वैल्यू आ गई वो आ गई mg इंटू 1.05, ये तो खत्म ही है, और ये नीचे आ जाएगा डिवाइडेड बाई 1.8। तो ये इस तरीके से मेरे पास N2 की वैल्यू आ गई। अब देखो, ये 3 से कट जाएगा वैसे तो बाद में काट लेंगे। N2 आ गया, तो N2 की वैल्यू यहाँ रख के मेरे पास N1 आ गया। इस तरीके से N2 और N1 दोनों की वैल्यू पता चल गई। आपके पास जो mg की वैल्यू हो डायरेक्टली अपन को पता है, ये है 1800 kg, g की वैल्यू 10 डाल दो, इट इज़ 1.05, इट इज़ 1.8। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके N2 आ जाएगा। N2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में डाल देंगे तो मेरे पास N1 आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, सिंपल। एक बार टॉर्क को बैलेंस करना है और एक बार फोर्स को बैलेंस करना है। वाई डायरेक्शन में फोर्स को बैलेंस करो और टॉर्क को ए के अबाउट 0 कर दो। गॉट इट। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ दिए। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो कि है अ रोप ऑफ नेग्लिजिबल मास इज वाउंड अराउंड अ हॉलो सिलेंडर। अब देखो, इसने साफ साफ क्लियर कट हॉलो सिलेंडर बोल दिया, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं। ऑफ मास 3 kg एंड रेडियस 40 सेंटीमीटर। तो मास और रेडियस दोनों दे दी, ये मास है और ये आपकी हो गई रेडियस। व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर इफ द रोप इज पुल्ड विद द फोर्स ऑफ 30 न्यूटन। अब इस पर अगर रस्सी है और इस पर अगर मैं 30 न्यूटन फोर्स लगा दूं तो क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो ऑब्वियसली ऐसे घूमेगा सेंटर के अबाउट। बोला व्हाट इज द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द रोप। लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन अभी हमने ऐसा कर रखा है। इसमें क्या करते हैं, इसमें हमें पता है कि हमें लगाना है टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। इसका खुद का वेट तो यहां से जा रहा होगा इस पॉइंट सेंटर के अबाउट, तो टॉर्क अबाउट ओ इज इक्वल टू आई अल्फा। तो ये है आपके पास 30 न्यूटन को मैं एफ नाम दे देता हूँ। तो दिस एफ इंटू आर जो कि टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² है इंटू अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास एफ अपॉन mr। वैल्यू डाल देंगे, एफ है मेरे पास कितना बच्चू, F is 30 Newton, mass is 3 kg and radius is 40 centimeter, that is 0.4 मीटर में अगर रखनी, मीटर में सारी वैल्यूज रखनी है तो जाएगा 10 अपॉन 0.4, मतलब 100/4, दैट इज 25। तो अल्फा की वैल्यू आ गई 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। फिर बात करेंगे हम लीनियर एक्सेलरेशन। तो हमें पता है लीनियर एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू आर अल्फा होता है। ऑब्वियसली रेडियस हमारे पास कैपिटल आर मानी है, तो ए इज इक्वल टू कैपिटल आर अल्फा। आर की वैल्यू है 0.4, अल्फा की वैल्यू है 25, तो हो जाएगा ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
इजी क्वेश्चन है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा लगाना है। ये क्वेश्चन इजी है, इसीलिए आने की प्रोबेबिलिटी इसकी ज्यादा है। आज की क्लास का इंपॉर्टेंट मतलब लास्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो कहता है कि अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर, अ सर्कुलर होल ऑफ रेडियस आर बाई टू इज कट आउट। ये क्वेश्चन मैं बोलूंगा आपसे कि आप इसे रट लें। ये क्वेश्चन आएगा तो आपको एज इट इज छापना है, इसमें कोई भी इफ एंड बट की बात ही नहीं है, दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए, एंड इसमें हम लगा देते हैं एक छोटा सा, ये हो गई भाई। इस तरीके का सिचुएशन है, मतलब एक बड़ी सी डिस्क में से एक छोटा सा जो हिस्सा है वो काट के फेंक दिया। तो ये वाला जो हिस्सा है, जो आपको ये डॉटेड हिस्सा जो ग्रीन कलर से अपन ने डॉट बना रहे हैं, ये हिस्सा हमने यहाँ से काट के फेंक दिया। तो बोल रहा है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ गया होगा, ये बता दीजिए। तो इसका आंसर है r/6। जिधर काटा है उसके अपोजिट r/6 चला जाएगा, आप इसे रट लीजिए। अब कैसे करना है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले एक पूरी डिस्क थी जो यूनिफॉर्म थी और इसकी रेडियस थी कैपिटल आर। इसमें से मैंने एक छोटी सी डिस्क काट के फेंक दी जिसका जो रेडियस है वो रेडियस है r/2। तो रेडियस आधी हो गई, रेडियस आधी हो गई तो इससे मास पे क्या फर्क पड़ा ऐसा हम सोचते हैं। तो हमने मास कर लिया, अज्यूम कर लिया, अज्यूम मास ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क बिफोर कटिंग इज m। काटा नहीं उससे पहले इसका मास m था। जब m था तब उसकी रेडियस r थी, तो इसका मतलब इसकी जो सरफेस मास डेंसिटी है, या इसकी जो मास डेंसिटी है, सरफेस मास डेंसिटी पूरे लिख देते हैं, जो इसकी सरफेस मास डेंसिटी है उसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, जो कि होती है मास पर यूनिट एरिया। तो मास मेरे पास m है, एरिया की वैल्यू है पाई इंटू आर स्क्वायर। तो ये हो गई सरफेस मास डेंसिटी। अब जो डिस्क मैंने काटी है r/2 रेडियस की, तो फॉर r/2 रेडियस डिस्क मास मैंने उसका अज्यूम कर लिया m डैश। तो m डैश की वैल्यू हो जाएगी सरफेस मास डेंसिटी इंटू एरिया। सरफेस मास डेंसिटी है m अपॉन पाई आर स्क्वायर, और जो एरिया आपने काट के फेंका है वो एरिया है पाई इंटू r/2 का होल स्क्वायर। तो पाई से पाई कट गया, ये हो जाएगा आपके पास m/4। ये हिस्सा आपने काट के फेंक दिया। इतना समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करने का जो तरीका है, वो सॉल्व करने का तरीका ये है जो आपको अब समझना है। सारी बेसिक चीज हो गई कि इसको ऐसे समझा, एक बड़ी सी डिस्क थी, थोड़ी जगह इधर कम है तो हम इस पूरे को फिर से छोटा कर देंगे। हाँ, ये सब काम तो अपने को करना आता ही है। तो इसकी तरीका ये है कि भाई हमने यहाँ पे एक बड़ी सी डिस्क थी, इस बड़ी सी डिस्क में से एक छोटी सी डिस्क काट के फेंक दी। यही तो क्वेश्चन है। इस बड़ी सी डिस्क की जो रेडियस थी वो r थी, इसका सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे था, लेकिन जो काट के फेंकी उसका सेंटर ऑफ मास तो यहाँ पर होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस तो r/2 है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो r/2, 0 पे होगा। पहली बात, इसका मास m था, तो इसका मास मैंने यहां से निकाल लिया m डैश, जो कि निकल के आया m/4। इतना क्लियर। अब क्वेश्चन बस इतना सा है कि एक डिस्क का पूरा मास उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है, एक दूसरी डिस्क है जिसका मास सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है। इन दोनों का सेंटर ऑफ मास बता दो। तो अब मैं यहां पर जो फॉर्मूला लगाऊंगा वो बोलूंगा xcm इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। देखो, यहां पर तुमने ये डिस्क को काट के फेंका है, इसका मतलब मास वहां से रिमूव किया है। मास रिमूव करने का मतलब है आपने उसे सब्ट्रैक्ट किया है।
सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है कि यहां पर जो मास लिखा जाएगा वो सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में ही लिखा जाएगा क्योंकि आपने उसको रिमूव किया है। तो आप लिखेंगे m1 दैट इज mx1 जो कि 0 है प्लस m2 की वैल्यू कितनी है m/4 बट इन निगेटिव। निगेटिव क्यों? क्योंकि मैंने काट के फेंका है। x कोऑर्डिनेट कितना है इसका r/2 डिवाइडेड बाई m1 जो कि कैपिटल M है, m2 जो कि मैंने काट के फेंका है तो माइनस का m/4। रीजन समझना मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो अपन ने काट के फेंका है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा ये माइनस का mr डिवाइडेड बाई 8, नीचे आ जाएंगे तो हो जाएगा 3m/4, मास से मास कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा, 3 ऊपर जाएगा 6, तो xcm की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी माइनस का r/6। तो आपको पता चल गया कि इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो सेंटर ऑफ मास इधर कहीं शिफ्ट होगा और अब जो इसका ये वैल्यू है ये होगी r/6। नेगेटिव साइन मतलब पीछे की तरफ आ रहा है, तो कटने के बाद इसका सेंटर ऑफ मास ओरिजिन से r/6 अपोजिट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। सर y कोऑर्डिनेट का क्या होगा? y कोऑर्डिनेट का कुछ नहीं होने वाला क्योंकि देखो दिन यहाँ पर दोनों के y कोऑर्डिनेट 0 है, तो सेंटर ऑफ मास y में कहीं भी नहीं जाएगा, वो सिर्फ x में ही शिफ्ट होगा। आई होप ये बात आपके समझ में आ गई होगी। आपको कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, या आपको वीडियो कैसी लगी, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐप की जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर ढेर सारी फ्री स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री लेक्चर्स देख सकते हैं। नीट जेईई की प्रिपरेशन के लिए आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। आपको ऐप की लिंक आपको स्क्रीन पर भी दिख रही होगी और आप नीचे डिस्क्रिप्शन से भी देख के इंस्टॉल कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।